जय हिंद ऑल ऑफ यू। अंडर एमपीजी के टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंबल नदी यानी कि चंबल रिवर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस डैम के पास स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ए गांधी सागर डैम, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर डैम, ऑप्शन सी जवाहर सागर डैम, ऑप्शन डी कोटा बैराज एंड ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन यदि आपको ये पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या यूट्यूब से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आपको टाइप करना होगा सिद्धार्थ_यादव_ एजुकेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ज़िले आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ये सभी के सभी वो ज़िले हैं जो चंबल नदी से जुड़े हुए हैं। केवल उन्हीं ज़िलों को इसमें दर्शाया गया है। जो चंबल नदी है उसका ओरिजिन इंदौर से हुआ है और ये राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी में मिल जा रही है। तो हम इसके एक एक ज़िले को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन यानी कि इसके उद्गम के बारे में। इसका उद्गम हुआ है जानापाव पहाड़ी जो कि सिगार चोटी के पास है, और ये सिगार चोटी महू इंदौर में है। तो यहाँ से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इंदौर के मैप में देख लेते हैं, ये इंदौर है और इंदौर की उत्तर दिशा में आपको उज्जैन दिखाई दे रहा होगा। वहीं उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर देवास है, दक्षिण दिशा में खरगोन और पश्चिमी दिशा में आपको धार दिखाई दे रहा होगा। जो इंदौर की एक तहसील है महू, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसी महू के सिगार चोटी के पास एक जानापाव पहाड़ी है और इसी जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ये देखिए, ये चंबल नदी निकल रही है और ये सबसे पहले जा रही है धार, और धार से फिर वापस ये देपालपुर ब्लॉक है जो इंदौर का, वहाँ पर वापस से एंटर करते हुए फिर चली जाती है उज्जैन में। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, ये जो आपको ज़िले दिखाई दे रहे हैं इसमें ब्लैक मार्किंग की गई है मध्य प्रदेश के ज़िलों के लिए। वहीं जो ग्रीन कलर है वो राजस्थान के ज़िलों को दिया गया है और उत्तर प्रदेश के ज़िलों को रेड कलर यानी कि लाल कलर से शो किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इंदौर ज़िले से चंबल नदी निकल रही है और कुछ दूरी तय करने के बाद ये धार पहुंच जाती है और धार से कुछ दूरी तय करके ये वापस इंदौर में वापस आ जाती है। इसके बाद ये जाती है उज्जैन। ये जो आप ज़िला देख रहे हैं ये उज्जैन है, और उज्जैन ज़िले के बाद ये एंटर करती है रतलाम। ये जो आपको ज़िला दिखाई दे रहा होगा ये रतलाम है। आप एक एक ज़िले को यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इन सभी से कोई ना कोई कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। रतलाम से निकलने के बाद ये एंटर करती है मंदसौर, और ये मंदसौर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है मंदसौर। अच्छा, मंदसौर की ये जो सदर्न बाउंड्री है ये तो आपको समझ में आ रही होगी, या ईस्टर्न बाउंड्री समझ में आ रही होगी, लेकिन जो नॉर्दर्न बाउंड्री है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी से क्लियर नहीं हो रही होगी। क्यों? रीज़न ये है कि जो नीमच के साथ ये अपनी बॉर्डर बनाती हैं, तो नीमच और मंदसौर के बीच में ये गांधी सागर रिजर्वायर है। ये गांधी सागर रिजर्वायर ही मंदसौर और नीमच के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करता है। अब मंदसौर से निकलने के बाद और गांधी सागर रिजर्वायर के बाद ये एंटर करती है नीमच में, और नीमच के बाद ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है। देखिए, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ये चित्तौड़गढ़ ही है। इसको मैंने सेम कलर इसलिए प्रोवाइड किया हुआ है क्योंकि आपको समझ में आए कि ये दोनों एक ही पार्ट है। जब नीमच से चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है तो वह भैंसरोडगढ़ तहसील में एंटर करती है, यानी कि प्रवेश करती है। इसी चित्तौड़गढ़ ज़िले में ये है राणा प्रताप सागर रिजर्वायर। जी हाँ, बिल्कुल, ये राणा प्रताप सागर रिजर्वायर है। और इस रिजर्वायर के बाद जब ये नदी यानी कि चंबल नदी जब कोटा में एंटर करती है तो कोटा में कुछ दूरी तय करने के बाद ये बूंदी ज़िले में एंटर कर जाती है। ये है कोटा ज़िला। ये जो आप देख रहे हैं ये कोटा ज़िला है।
और ये है बूंदी जिला। इसे जूम करके देखते हैं। देखिए ये जो दिख रही है, ये जो बाउंड्री है, ये कोटा और बूंदी जिले के बीच की बाउंड्री है। और ये है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद ये कोटा में नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी, और फिर बाद में ये बूंदी जाती है, और बूंदी से निकलकर ये सवाई माधोपुर, ये जो आप ज़िला देख रहे हैं, ये राजस्थान का एक ज़िला है सवाई माधोपुर, यहाँ पर एंटर करती है चंबल नदी। साथ ही ये श्योपुर, जो कि मध्य प्रदेश का ज़िला है, इसकी सीमा को भी छूने लगती है। इसी के साथ यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक बॉर्डर बनाने का काम भी करती है। तो देखिए यहाँ पर ये सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, धौलपुर भी राजस्थान का ही एक ज़िला है। और इस तरफ से देखें तो श्योपुर, फिर मुरैना, और फिर बाद में भिंड। धौलपुर के बाद चंबल नदी आगरा को छूते हुए इटावा में प्रवेश करती है, और जब ये इटावा में जाती है तो मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 33 किलोमीटर लगभग चलकर ये यमुना में जाकर मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों को यह छूती है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के 9 ज़िलों को छूती है। कैसे? देखिए इंदौर से निकलती है, सबसे पहला तो हो गया इंदौर, फिर एंटर करती है धार, तो दूसरा हो गया धार, फिर इसके बाद जाती है ये उज्जैन, तो तीसरा हो गया उज्जैन, उज्जैन के बाद जाती है ये रतलाम, तो चौथा हो गया रतलाम, रतलाम के बाद जाती है मंदसौर, तो पांचवा हो गया मंदसौर, मंदसौर के बाद ये एंटर करती है नीमच में, तो नीमच हो गया छठवा। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में कुल 6 ज़िलों में चंबल नदी बहती है। सबसे पहला है इंदौर, दूसरा धार, तीसरा उज्जैन, चौथा रतलाम, पांचवा मंदसौर और छठवा नीमच। इसके बाद यह जब वापस मध्य प्रदेश में आती है तो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों की सीमाओं को छूती है। तो मध्य प्रदेश के 3 उत्तरी जिलों को छूती है चंबल नदी। और यदि मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश की 6 पश्चिमी जिलों में बहती है। तो इस तरह यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बहती है चंबल नदी। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला इंदौर, दूसरा धार, तीसरा उज्जैन, चौथा रतलाम, पांचवा मंदसौर, छठवा नीमच, सातवां श्योपुर, आठवां मुरैना और 9वां भिंड। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने उत्तरी जिलों के साथ यह सीमा बनाती है, तो 3, श्योपुर, मुरैना और भिंड। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मध्य प्रदेश के कितने पश्चिमी जिलों में यह बहती है, तो 6, 1 इंदौर, दूसरा धार, तीसरा उज्जैन, चौथा रतलाम, पांचवा मंदसौर और छठवा नीमच। सो होपफुली ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब यह राजस्थान में बहती है तो कितने जिलों में बहती है। तो सबसे पहले देखिए ये नीमच से निकलकर सबसे पहले प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद ये प्रवेश करती है कोटा में, और कोटा के साथ ही यह बूंदी के साथ लगभग सीमा का निर्माण करते हुए ये एंटर करती है सवाई माधोपुर ज़िले में, उसके बाद करौली और फिर उसके बाद धौलपुर। तो देखिए कुल 6 ज़िले हैं यहाँ पर, एक चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठवा धौलपुर। आपसे अगर पूछा जाएगा कि चंबल नदी किस ज़िले में प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के किस तहसील में प्रवेश करती है, तो भैंसरोडगढ़। अच्छा, जो चंबल नदी है यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिएगा कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ है और फिर यह एंटर करती है राजस्थान में। इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये देखिए, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है और ये दक्षिणी। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा राजस्थान को लेकर। और यूपी के लिए बात याद रखिएगा कि यह यूपी में आगरा और इटावा ज़िले में बहती है। चलिए अब बात कर लेते हैं चंबल नदी की लंबाई के बारे में। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। चंबल नदी जब मध्य प्रदेश में इंदौर से निकलती है तब यह
नीमच तक बहते हुए लगभग 370 से 380 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। जैसे ही यह राजस्थान से एंटर करती है तो राजस्थान से वापस एमपी की सीमा को छूने तक यह 249 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए लगभग 216 से 220 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं जब यह आगरा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए अपना मार्ग तय करती है, तब यह लगभग 110 से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जब यह यमुना नदी में मिल रही होती है तब यह लगभग 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सो होपफुली ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कब कहाँ पर यह कितनी दूरी तय करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है तो 370 से 380 के बीच में आंसर दीजिएगा। सिर्फ राजस्थान में कितनी दूरी तय करती है तो 250 से 260 किलोमीटर के बीच में आंसर दीजिएगा। वहीं आपसे पूछा जाए सिर्फ उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है तो 30 से 40 किलोमीटर के बीच में आंसर दीजिएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में लगभग कितनी दूरी की सीमा बनाती है तो 210 से 220 किलोमीटर के बीच में दूरी यह तय करती है। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं चंबल नदी के अवसान की तो यह उत्तर प्रदेश में जाने के बाद आगरा से होते हुए यह इटावा में प्रवेश करती है और इटावा ज़िले में मुरादगंज के पास ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ये देखिए, ये जो आ रही है आगरा की सीमा बनाती हुई, ये यमुना नदी है और मुरादगंज के पास यह चंबल नदी यमुना नदी में जाकर इससे मिल जाती है। अब बात करते हैं चंबल नदी के बांध के बारे में। चंबल नदी के बांध के बारे में जानने से पहले सबसे पहले मैं बांध यानी कि डैम की वर्किंग के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, जो बांध होते हैं वो नदियों पर बनाए जाते हैं, लेकिन उनके बनाने के पीछे रीज़न यानी कि उसका कारण क्या होता है वो समझिएगा। जो नदियाँ हैं वो एक पर्टिकुलर फ्लो से बह रही होती हैं। अब यदि हम नदियों के बीच में इस तरीके का कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, कोई डैम बना देते हैं, तो ये जो डैम है, जो नदी का पानी बहता हुआ आ रहा है उसे रोक लेगा और रोकने पर इसका जो फ्लो है वो बढ़ने लगेगा। अब डैम से जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी छोड़ा जाएगा तो ये पानी उस डैम में लगे टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन घूमने पर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इस इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू पावर हाउस सभी जगह पहुंचाया जाएगा। सो होपफुली डैम यानी कि बांध की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये जो पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है, इसे ज़रूरत के समय पे उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि बरसात के समय पे इस डैम की सहायता से इस पानी को हम बचा के रख सकते हैं और जब गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है तब इस डैम के थ्रू इस पानी को छोड़ा जा सकता है। अब यदि हम चंबल नदी पर प्रमुख बांधों की बात करें तो कौन कौन से बांध हैं, तो सबसे पहले देखिए, ये मंदसौर ज़िला दिख रहा है। ये देखिए, ये जो ज़िला है ये मंदसौर ज़िला है। इसी मंदसौर ज़िले में यहाँ पर गांधी सागर रिजर्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी गांधी सागर रिजर्वायर में गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके बाद इसके आगे चलेंगे तो जैसे ही यह नीमच से आगे बढ़कर चित्तौड़गढ़ ज़िले में चंबल नदी प्रवेश करती है तब यहाँ पर भी एक रिजर्वायर है जिसे हम राणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहते हैं। इसी पर एक डैम है जिसे हम बोलते हैं राणा प्रताप सागर डैम। इसके बाद जब चंबल नदी कोटा में एंटर करती है तो राणा प्रताप सागर से लगभग 29 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जवाहर सागर डैम पाया जाता है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे इसमें कोटा बैराज, जो कि जवाहर सागर डैम से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हम गांधी सागर डैम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये गांधी सागर रिजर्वायर है जो कि मंदसौर और नीमच के बीच में पाया जाता है।
इसके अलावा इसके आगे आप देखेंगे ये है राणा प्रताप सागर रिजर्वायर, जो कि चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम गांधी सागर डैम के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी सागर डैम, ये तो आपको पता है चंबल नदी पर है, लेकिन ये मंदसौर की, ये देखो ये जो आपको ज़िला दिख रहा है, ये ज़िला कौन सा है, मंदसौर, और ये मंदसौर ज़िले की भानपुरा तहसील, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील के अंतर्गत पाया जाता है। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी बात याद रखिएगा। कुल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा यानी कि लगभग 57.7 मेगावाट होता है। यदि मैं बांध के निर्माण की बात करूं तो यहाँ पर 1960 से हो रहा है, लेकिन इससे पहले एक बात समझिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 4 साल बाद लगभग 1951 से हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बनना चालू हुए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देना था, और इस कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए बहुत ज़रूरी था डैम को कंस्ट्रक्ट करना। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरा 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961 यानी कि 1956 से 1961। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य था उद्योगों को बढ़ावा देना। यदि हम उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण होती है बिजली, और यह बिजली हम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम, मतलब कि डैम की सहायता से यानी कि बांध की सहायता से हम इस बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों ही 5 ईयर प्लान्स में बहुत ही नेसेसरी यानी कि आवश्यक हो गया था डैम यानी कि बांध का निर्माण करना। तो मैक्सिमम जो बांध यानी कि जो डैम है वो आपको 1951 से 1961 के बीच के ड्यूरेशन के मिलेंगे, जब इन डैम्स यानी कि बांधों का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण चालू हुआ था। तो इसी तरह देखिए ये 1960 में बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका शिलान्यास यानी कि फाउंडिंग स्टोन रखा था 1954 में। देखिए ये है गांधी सागर रिजर्वायर, और इसके थोड़े आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर रिजर्वायर। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये राणा प्रताप सागर डैम या राणा प्रताप सागर रिजर्वायर है, ये रावत भाटा तहसील के अंतर्गत आता है। राणा प्रताप सागर डैम मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है यानी कि जॉइंट प्रोजेक्ट है, और इसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, जिसमें डेफिनेटली एमपी का आधा शेयर होगा जो कि 86 मेगावाट है। इसमें भी देखिए कि बांध का निर्माण पूरा हो चुका था 1970, यानी कि इसकी कमीशन डेट आपको 1970 मिली। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है राणा प्रताप सागर रिजर्वायर या राणा प्रताप सागर, यहाँ पर डैम पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये 1963 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, वहीं 1973 में इसे कमीशन कर दिया गया था। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे रन किया जाता है। इसके पावर जनरेशन की बात करूं तो 220 मेगावाट की 4 यूनिट और 200 मेगावाट की 1 यूनिट यहाँ पर रन हो रही है। इसके अलावा 700 मेगावाट की 2 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही यहाँ पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। अब बात करते हैं तीसरे डैम जवाहर सागर डैम के बारे में। देखिए पहला डैम जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में था, दूसरा डैम जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में था, और तीसरा डैम राजस्थान के कोटा ज़िले में स्थित है जवाहर सागर डैम। ये देखिए ये जो अभी हमने देखा था रावत भाटा तहसील में ही राणा प्रताप सागर डैम, इसकी लगभग 30 से 35 किलोमीटर आगे चलने पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जवाहर सागर डैम, जो कि नेशनल हाईवे 27 के पास आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जवाहर सागर डैम कोटा ज़िले की कोटा तहसील के अंतर्गत आता है, और ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी कम है 99 मेगावाट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम के द्वारा छोड़े गए पानी का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करता है।
इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था 1972 यानी कि 1972 में। जवाहर सागर डैम के थोड़े ही लगभग 29 से 30 किलोमीटर बाद आपको कोटा बैराज नाम का एक डैम दिखाई देगा। ये कोटा बैराज देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हाईवे 27 और ये नेशनल हाईवे 27 से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर आपको दिखाई देगा कोटा बैराज। देखिए जो मैं डिस्कस कर चुका था जवाहर सागर डैम, और ये जवाहर सागर डैम के आप आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये नेशनल हाईवे 27, और इसी नेशनल हाईवे 27, ये देखिए ये है नेशनल हाईवे 27, इसके आगे जाने पर, थोड़ा आगे जाने पर आपको दिखाई देगा कोटा बैराज, जो कि कोटा जिले के अंतर्गत ही आता है। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी के जलप्रपातों के बारे में, यानी कि वाटरफॉल्स, चंबल नदी के वाटरफॉल्स। तो सबसे पहले इंदौर में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 जलप्रपात हैं, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदाह जलप्रपात। जब चंबल नदी मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान में एंटर करती है भैंसरोडगढ़ पर, वहीं पर पास में बनाती है चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर डैम के पास ही स्थित है। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चूलिया जलप्रपात के पास कौन सा डैम है, तो याद रखिएगा राणा प्रताप सागर डैम। यदि मैं चंबल नदी के अन्य नामों की बात करूं तो ये हैं चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, रति देव की कीर्ति। जो चर्मावती नाम है वो चंबल नदी का पौराणिक नाम है, वहीं महाभारत में इसे पूर्णा कहा गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंबल नदी बीहड़ यानी कि रवीन्स का निर्माण करती है। ये जो बीहड़ हैं इनका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए आपको एक मैप देखना होगा। देखिए ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बीच से आपको यहाँ पर नर्मदा नदी जाती हुई दिखाई दे रही होगी। नर्मदा नदी की ऊपर की तरफ आपको विंध्यन रेंज और नीचे की तरफ सतपुड़ा रेंज दिखाई दे रही होगी। विंध्यन रेंज के ऊपर से ही चंबल नदी निकलती है। ये देखिए ये जो जा रही है ये चंबल नदी है। ना क्वेश्चन ये बनता है कि यदि चंबल नदी यहाँ से निकलती है तो फिर वह नर्मदा नदी में जाकर क्यों नहीं मिल जाती है, वह उत्तर दिशा की तरफ ही क्यों जाती है, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ये जो आपको एलिवेशन यानी कि ऊंचाई बताई जा रही है, देखिए जो ग्रीन पार्ट है वो कम ऊंचाई को बताता है, और वहीं जैसे जैसे ये डार्क कलर में आपको दिखाई देते जाएगा ये ऊंचाई, बढ़ती ऊंचाई के बारे में बताएगा। तो यहाँ देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा ये ग्रीन है, और ये विंध्यन रेंज में आपको थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा होगा। ये डार्क कलर ही बताता है कि यहाँ पर ऊंचाई जाता है, और जब यहाँ पर ऊंचाई है तो चंबल नदी इस तरफ नर्मदा नदी के पास नहीं आ सकती थी, तब यह उत्तर दिशा की तरफ रुख करती है और उधर बहने लगती है। अब यदि देखेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, जबकि जो श्योपुर मुरैना भिंड वाला पार्ट है वो ज़्यादा ग्रीन है, मतलब यहाँ पर कम ऊंचाई है और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंचाई है। जब यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम ऊंचाई है, तो जब चंबल नदी उत्तर दिशा की तरफ बहते हुए श्योपुर और मुरैना की ओर बढ़ती है, तब ढलान होने की वजह से इसकी गति तेज हो जाती है, और यदि पानी की गति तेज हो जाए तो वह क्या करती है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। लेकिन यदि नदी के पानी में गति और तेज हो तो यह पत्थरों को भी काट देती है, चट्टानों को भी काट देती है। इसी वजह से चंबल नदी राजस्थान के आसपास के इलाकों और श्योपुर मुरैना के आसपास के इलाकों के चट्टानों को काटकर बीहड़ यानी कि रवीन्स का निर्माण करती है। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां छिप्रा, सिंध, पार्वती, कूनो, बेतवा, मेज, बनास, काली सिंध, बामनी, कुराल आदि। लगभग यह सारी नदियां मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियो में। देखिए एमपी के इस टॉपिक में मैं एक एक नदियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको मध्य प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो वनडे हो चाहे वो कोई रिटन एग्ज़ाम हो, उसमें आप इन फैक्ट्स का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जब चंबल नदी जाती है मुरैना, 3 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। ऊपर की तरफ है राजस्थान की सीमाएं,
नीचे की तरफ है मध्य प्रदेश की सीमाएं और पूर्व की तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी उत्तर प्रदेश की सीमाएं। इन्हीं सीमाओं के बीच में एक सेंचुरी या एक अभयारण्य पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं चंबल सेंचुरी यानी कि चंबल अभयारण्य। ये जो चंबल अभयारण्य है 1978-79 के बीच में बना था और यहाँ पर घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल यानी कि जो कछुए हैं और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। इसकी यूनिकनेस ही यही है कि यह 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। इसके अलावा इसका एक और नाम है नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी सेंचुरी के पास द्योरी इको पार्क जो कि मुरैना में है, वहाँ पर घड़ियाल और कछुओं का संरक्षण किया जाता है जिन्हें बाद में चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। देखिए ये हैं घड़ियाल के अंडे जिसमें से घड़ियाल जन्म लेते हैं और 2 से 4 महीने के बाद कुछ इस तरह 6 महीने और लगभग 1 साल के बाद वह इतने लंबे हो जाते हैं और इन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। वहीं बात करूं मैं कछुओं की, तो कछुओं की कई सारी प्रजातियां इस इको पार्क में पाली जाती हैं जिन्हें बाद में चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। इन कछुओं की प्रजातियों में काफ़ी कुछ अच्छी प्रजातियां भी हैं जैसे कि बाटागुर डोंगोका, पंगसुरा टेंटोरिया, चित्रा इंडिका। ये सारे के सारे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में दिखाई देंगे। देखिए ये है बाटागुर कछुआ और ये है चित्रा इंडिका। इसके अलावा और भी कई प्रकार के कछुए पाए जाते हैं जैसे कि ढोर, कटहवा, काली ढोड़, मोरपंखी, कोरी पचेड़ा, सुंदरी। सो होपफुली ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया हो। आप इन सारे फैक्ट्स को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।